योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನವುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನವುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷಾಮೃತ ಬಹುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷ ಅಮೃತ ಬಹುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥ ನೀನೊಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ
जय 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 महादेव जय 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 महादेव शिव शंकर आदि अनंत शिव शंकर आदि अनंत जय 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 महादेव। नमस्कारम। हर किसी को नमस्कारम। तो दुनिया भर के आंकड़े Speaking a very dire language. एक बहुत डरावनी भाषा बोल रहे हैं। अमेरिका दुनिया में अब सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं। मैं तो कहूँगा कि सौभाग्य से ये एक तरह से 2 राज्यों में ज़्यादा केंद्रित है बाकी पूरे देश की तुलना में। इस हालत को काबू करने के लिए देश के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। ये सारे 50 राज्यों में नहीं फैला है। यही समय है पूरी ताकत से ब्रेक लगाने का। तो इटली की गति थोड़ी धीमी हुई है। स्पेन अभी भी पूरी गति से बढ़ रहा है। यूके गति पकड़ रहा है। भारत में भी उछाल आया है। फिर भी इसकी आबादी के लिए संख्याएं छोटी हैं। 77 मौतें हुई हैं। 77 जिंदगियां कम नहीं होती, लेकिन ऐसे दौर में हम इसे एक सौभाग्य की तरह देख रहे हैं कि ये सिर्फ 77 है, क्योंकि इतने घने बसे देश में ये आसानी से बेकाबू हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमने समय से काफ़ी पहले ही ब्रेक लगा दिए। इसे वहीं रोक कर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये चीज़ें गति पकड़ लेती हैं फिर ये बेकाबू हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई टेनेसी में रहते थे और वो उत्तर की ओर सफ़र कर रहे थे। और वो कार चलाते हुए हाईवे 89 पर उत्तर की ओर जा रहे थे। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका और कहा, तुम स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रहे हो। स्पीड लिमिट से 25 मील ज्यादा। वो 90 की स्पीड पर थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं स्पीड लिमिट के ऊपर नहीं हूं। मैंने अभी अभी बोर्ड पर देखा, उस पर 89 लिखा था। मैं बस 90 पर चल रहा हूं। तो पुलिस वाले ने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें यहीं रोक लिया, क्योंकि 2 मील के बाद तुम हाईवे 301 में घुसने वाले हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे वहीं रोक दें जब इसने अभी तक स्पीड और मोमेंटम नहीं पकड़े हैं। भारत में हमने जल्दी ब्रेक लगाए हैं। इसके नतीजे दिख रहे हैं। कुछ गैर जिम्मेदाराना चीज़ें यहाँ वहाँ हुई हैं। उसके अलावा ज़्यादातर भारत के लोगों ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। हमें उनमें से हर एक को बधाई देनी चाहिए। तो आप में से वो लोग जो यहाँ योग केंद्र में हैं या जिनके पास पर्याप्त जगह है, जैसे आपका निजी बगीचा वगैरह,
जो यहाँ या अमेरिका दोनों योग केंद्रों में से एक में हैं, वे भाग्यशाली हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह उपलब्ध है। लेकिन अगर आप 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में 4 लोगों के साथ फंस गए हैं और आप बाहर नहीं जा सकते, यह आप पर भारी पड़ सकता है। कई तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे लोग जितने भी अच्छे हों, जब कोई जगह ना हो और वे एक दूसरे की गर्दन पर सवार होने लगें, तो ये थोड़ा, लोग सोचते थे कि काम समस्या है, लेकिन अब उन सबको एहसास हो रहा है कि काम बहुत बढ़िया चीज़ है। आराम एक समस्या है, घर एक समस्या है। तो ये लोगों का मजाक बनाने के लिए नहीं है, लेकिन इन सब मुश्किलों के साथ बड़े स्तर पर अधिकतर आबादी ने ज़बरदस्त जिम्मेदारी और एक मकसद की भावना से बर्ताव किया है। और बेशक आज वे सब एक दिया जलाएंगे, ये दिखाने के लिए कि वो देश के साथ हैं इस चुनौती भरे समय से निपटने में। कम से कम शायद पिछली सदी में, असल में पहले कभी नहीं, पूरी दुनिया में हमने ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं किया है। महामारियां या संक्रामक रोग हुए हैं सीमित क्षेत्रों में, जिनमें काफी आबादी खत्म हुई है। सफर के आधुनिक साधनों के चलते आज जो कुछ भी एक जगह होता है वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो उस वजह से अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है। लगभग 2/3 दुनिया बंद पड़ी है। लोग उसके फायदों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से फायदे हैं। आप इसे अपनी खुद की खुशहाली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरे प्राणी बहुत खुश हैं। लोग व्हेल और डॉल्फिन की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और आपने मोर को देखा और इस तरह की कई चीज़ें हैं। वो सब सच है, लेकिन वैसा तब भी होना चाहिए जब हम बाहर हों। हमें उसी तरह बाहर होना चाहिए, कोमलता से, धरती को रौंदते हुए नहीं। वैसे ये आंकड़ा कि 65,000 मौतें हुई हैं, ये पूरी कहानी नहीं बताता। उनका अंदाज़ा है कि अमेरिका में कुछ अनुमान बता रहे हैं कि अगले 2 हफ्तों में 1 से 2 लाख के बीच लोगों की मौत हो सकती है। तो आप अभी जो संख्याएं देख रहे हैं वो दरअसल आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखाती कि हालात कैसे हैं। हर चीज़ इस पर निर्भर करती है कि हम में से हर कोई कितनी जिम्मेदारी से बर्ताव करता है। बर्ताव में थोड़ी भी ढील हमें बहुत महंगी पड़ेगी। ऐसे समय में हमें आंकड़ों का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए जैसे एक शराबी बहुत ज़्यादा पिया हुआ एक आदमी, जैसे वो लैंप पोस्ट का इस्तेमाल करता है, रोशनी के लिए नहीं, बस सहारे के लिए। बस वैसे ही आंकड़े सब कुछ नहीं होते। वे हमें थोड़ा इशारा देते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, लेकिन ये हमें पूरी कहानी नहीं बताते। अगर हमने एक देश में 2.5 लाख लोगों की पहचान की है, तो ऐसे 20 लाख और लोग हो सकते हैं जो पहले ही इन्फेक्टेड हों और वो सामने आएगा। तो लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये सारे कैलकुलेशंस गलत हो सकते हैं। ये सब इस पर निर्भर करता है कि इस दुनिया के नागरिक कितनी जिम्मेदारी से बर्ताव करते हैं। अगले कुछ हफ्तों में वो क्या करते हैं, अगले 3 से 4 हफ्तों में लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हम इस धरती पर क्या करते हैं, वही तय करेगा कि इस महामारी की क्या कीमत होगी। कितनी बड़ी, कितनी ज़्यादा कीमत होगी, या ये कितनी हल्की होगी।
ये इससे तय होगा कि अगले 3-4 हफ्तों में इंसान क्या करते हैं। तो हम यहाँ हैं 5 अप्रैल। आज भारत ने एकजुटता के एक पल का आह्वान किया है। शायद आप में से कुछ 9 मिनट को एक पल न मानते हों। एक देश के जीवन में 9 मिनट एक पल है। तो लोग इसमें हर तरह के अर्थ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अपने हाथों से ताली बजाई, उंगली आकाश की तरफ दिखाई, हमने ये किया, हमने वो किया। बात वो नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ करने के लिए देश एक बन के खड़ा हुआ, जिसका जबरदस्त महत्व है। मुझे ये कहानी आपको बतानी चाहिए। ये मार्क ट्वेन की पसंदीदा कहानियों में से एक थी। ऐसा हुआ करीब 150 साल पहले, जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन लोग चांद पर जाने की ख्वाहिश भी कर सकेंगे। तो उन्हें लगता था कि चांद पर लोग हैं और बेशक हम उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अपने पड़ोसियों के साथ हमारी बातचीत बंद है। कम से कम चांद के लोग, हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो उन सभी ने एक योजना बनाई। पूरा ग्रह एक साथ हो गया और उन्होंने फैसला किया, हम में से हर कोई रात को 9 बजे हम बाहर आएंगे, और वो पूर्णिमा का दिन था। एक ही आवाज में हम सभी कहेंगे, कौन? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन ये गड़बड़ हो सकता है। सभी का एक साथ कहना मुश्किल है। तो हम सिर्फ एक शब्द कहेंगे, कौन? और जब हम सभी अपने पास मौजूद फेफड़ों की पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं, हम बस उन लोगों को छोड़ देंगे जिनको कोरोना इन्फेक्शन है, उनके फेफड़ों में शक्ति नहीं है। हम सभी अगर अपने फेफड़ों की पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सुनाई देगा। और देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। तो 9 बजे, मूर्खों का महीना, दुनिया भर में हर कोई अपने घरों से बाहर आया। जैसे 9 बजे का समय करीब आ रहा था, मैंने सोचा, वैसे मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक छोटा सा आदमी हूं और मेरी आवाज भी उतनी बड़ी नहीं है। वो वहां है, बड़ी आवाज। वो वहां है, बहुत बड़ी आवाज। वो सभी वहां हैं, बड़ी आवाजों वाले ऐसे महान लोग। मैं माइक्रोफोन के साथ भी मेरी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। तो अगर मैं नहीं कहता कौन, तो क्या फर्क पड़ता है? वे सभी वहां हैं, इतने बड़े लोग, सभी अद्भुत लोग वहां हैं। लेकिन ये एक असाधारण पल है। पूरी मानव जाति एक साथ एक शब्द बोलने वाली है। तो मैं उस पल का अनुभव करना चाहता था। तो मैंने फैसला किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो सभी कहेंगे, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। वो पल आया और वो इस ग्रह पर एक मौन पल के रूप में गुजर गया। क्योंकि ज्यादातर इंसानों के साथ यही समस्या है। जब उन्हें कुछ करना होता है, जब उन्हें योगदान देना होता है, तो वो सिकुड़ जाते हैं, संकुचित होकर ऐसे छोटे इंसान बन जाते हैं। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब उनको कुछ मिलने वाला होता है तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं। तो आज रात देश के साथ ये चालाकी मत कीजिए। आखिर मैं कौन हूं? मैं देखूंगा, हर कोई दिया जलाएगा, मैं देखूंगा। आप अंधकार देखेंगे। आपको ही इसे करना होगा। दूसरे लोगों के बारे में चिंता मत कीजिए। आपको इसे करना चाहिए, दूसरे इसे देखेंगे। दूसरों की चिंता मत कीजिए, आप जरूर कीजिए। अगर आपका कुछ लोगों पर थोड़ा प्रभाव है
तो आप ये पक्का कीजिए कि वो भी इसे करें। लेकिन अगर आपके शब्द ऐसे हैं कि अगर आप कहते हैं तो कोई भी नहीं करेगा, तो कुछ मत कहिए। तो आज रात 9 बजे चलिए इसे एक भव्य घटना बनाते हैं। बाकी सब भूल जाइए। पूरे देश में दिए जलाना अपने आप में शानदार है। सैटेलाइट से देश अच्छा दिखेगा। कृपया बाहर आएं और दिया जलाएं। अगर आप बाहर नहीं आ सकते, अगर आपके घर में बालकनी नहीं है, बगीचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसे घर के अंदर जलाएं। लेकिन एक दिया जलाएं। इसके और भी कई फायदे हैं। हम इसके बारे में आपसे बाद में बात कर सकते हैं। सवाल? सद्गुरु, यह सवाल करुणेश ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, आपने कई प्रतिष्ठित और दुनिया भर में प्रसिद्ध संस्थाओं, संगठनों और सम्मेलनों में वक्तव्य दिए हैं, लेकिन फिर भी येलो मीडिया यानी सनसनी में रुचि रखने वाली मीडिया का एक हिस्सा लगातार आपको नापसंद करता रहा है और आपके खिलाफ बिल्कुल गलत और बेबुनियाद कचरा छापता रहा है। आप इतनी ज़्यादा आलोचना क्यों आकर्षित करते हैं, जबकि देश के किसी भी दूसरे आध्यात्मिक गुरु के साथ ऐसा नहीं होता? मुझे देखिए मैं कैसा हूं, इसी वजह से। तो देखिए, ये आम का मौसम है। पेड़ में ढेर सारे फल लगे हैं। ये आम का मौसम है। वो पेड़ जो फलों से लदा हुआ है, केवल उसे ही सबसे ज्यादा पत्थर मिलते हैं, सबसे ज्यादा इल्लियां, कीड़े और हर चीज। अगर आप एक ऐसे पेड़ हैं, कांटों वाला पेड़, जिसमें कोई फल नहीं है, तो आपके ऊपर कौन पत्थर फेंकेगा? आपके ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। कोई आपके ऊपर पत्थर बर्बाद नहीं करना चाहेगा। अगर आप फलों से लदे हुए हैं, तो हर समय लोग पत्थर फेंकते रहेंगे। तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक बैरोमीटर है, ये एक थर्मामीटर है, जो बताता है कि आपके पास फल हैं। इसी वजह से मैं जानबूझकर थर्मामीटर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है? अभी ये सबसे ज्यादा कीमती चीज है। हर कोई पूछ रहा है कि थर्मामीटर कहाँ है? पर्याप्त थर्मामीटर नहीं है। तो ये लोग पिछले 27 सालों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये सब यहीं के हैं, कहीं और के नहीं, सिर्फ लोकल चीजें। मुझे आपको बताना चाहिए, शायद आप में से कई लोगों को ये चीजें पता नहीं हैं कि जो बातें लिखी जाती रही हैं वो किस तरह की रही हैं। ये 1995-1994 की बात है। हम यहाँ आ गए हैं। हम करीब 65-70 लोग हैं। बहुत ही क्या कहें, बहुत ही जोशीले और इरादे के पक्के लोगों का समूह। और कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ एक झोंपड़ी थी, सिर्फ एक झोंपड़ी जिसमें हम सभी रहते थे। एक लंबी सी झोंपड़ी, केवल महिलाओं के लिए टॉयलेट है। सारे पुरुष जंगल में जा रहे हैं। उस समय के दौरान Some people are sitting in the mountains and looking at us with binoculars. कुछ लोग पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और दूरबीन से हमें देख रहे हैं। ये मेरी समस्या है। अगर मैं बस यूं देखता हूं तो अपने आसपास की हर चीज को देख लेता हूं। मुझसे कोई भी चीज नहीं छूटती। उसके कारण भी बहुत समस्या होती है, क्योंकि अगर आप अंधे हैं तो लोगों को दया आएगी। अगर आप देख सकते हैं तो उनको आपसे जलन होती है। तो मैंने दूरबीनों को चमकते हुए देखा। फिर मैंने पूछा, कौन है वो? पहाड़ में दूरबीनें चमक रही हैं, जाहिर है कि वो हमें ही देख रहे हैं। तो मैंने हमारे वॉलंटियर्स को भेजा, कौन है वो? वहाँ कोई ना कोई ज़रूर है। वहाँ कुछ जीपें खड़ी थीं, हमें वो दिखाई दी। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। वो हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए तैयार नहीं थे कि वो कौन है, लेकिन उन्होंने शहर में जाकर हर तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमने दूरबीनों से देखा, ये लोग पागल हैं, वो ड्रग्स लेते होंगे, वो ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। समस्या ये थी कि जो लोग आज़ादी के साथ जंगल में अवैध शिकार कर रहे थे,
हमारे आने के बाद हमने वो सब रुकवा दिया और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो लोगों का ये समूह जिनकी जंगल के उत्पादों के आधार पर हॉबीज थीं और छोटा मोटा धंधा चला करता था, वो हमसे बहुत ज़्यादा उलझ गए। उन्होंने मीडिया को पैसे दिए। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, एक दूसरी तरह का मीडिया होता है जिन्हें कोई विज्ञापन नहीं मिलते, जिन्हें अपने अखबार या पत्रिका बेचने से कोई मुनाफा नहीं होता क्योंकि कोई उन्हें नहीं खरीदता। आप फ्री में दे तो भी उसे कोई नहीं लेता, लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप पकौड़ी या बड़ा लपेटने के लिए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इतनी गंदगी भरी होती है। बेशक वो टॉयलेट पेपर भी नहीं बन सकता क्योंकि वो पहले ही इतना गंदा होता है। तो ये सब चल रहा है। तो एक रेलवे ट्रैक है सकलेशपुर और मैंगलोर के बीच, 136 किलोमीटर लंबा मीटर गेज वाला रेलवे ट्रैक। मेरे ख्याल से उसे अब ब्रॉड गेज बना दिया गया है। इस 136 किलोमीटर की दूरी में 100 से ज़्यादा सुरंगें हैं और 300 पुल हैं। मैंने खुद इस रेलवे ट्रैक पर कुछ बार ट्रैकिंग की थी, तो मैंने यहाँ अपने लोगों से बात की थी और कहा था कि हम सभी को वहाँ एक बार जाना चाहिए। तो उन दिनों तक मंदिर नहीं बना था, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, तो हमने अपने आश्रम को बंद कर दिया। आश्रम को बंद करना यानी ताला लगाने के लिए कोई दरवाज़ा भी नहीं था, सिर्फ एक झोंपड़ी है, लेकिन हमने एक रस्सी बांध दी और इमारतें अभी बन ही रही थीं। ट्रायंगुलर बिल्डिंग उस समय बन रही थी। तो हमने तय किया कि हम करीब 12-13 दिनों के ट्रैक पर जाएंगे। तो हम सभी आश्रम को छोड़कर निकल पड़े। आप उन दिनों की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अभी हम कैसे हैं? हम बस आश्रम को बंद करके कहीं जा सकते थे। तो हम ट्रैक के लिए चले गए। हमें करीब 12-13 दिनों के बाद वापस आना था। करीब 9वें-10वें दिन लोग हमें फ़ोन करने लगे क्योंकि हम मीडिया में हैं, बड़े स्तर पर। क्यों? क्योंकि हमने किसी की हत्या करके उसे यहाँ गड़ा दिया है और हम सब भाग गए हैं। तो हमने किसकी हत्या की है हमें नहीं पता था। फिर हम वापस आए। तब तक हर जगह हल्ला मचा हुआ है। अरे, इन लोगों ने किसी की हत्या करके उसे जंगल में दफना दिया और यहां से चले गए। हाँ, बेशक ये कचरा इन सारी बातों को छाप देता है। फिर हम वापस आए, उस दिन जिस दिन हम वापस आए या उसकी पिछली शाम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खोज करने लगा कि बदबू कहाँ से आ रही है। और उन्होंने उस जगह को खोदा और उन्होंने पाया कि किसी ने एक अजगर को मारा था, बड़ा सा अजगर, और उसकी चमड़ी निकालकर उसके शरीर को जंगल में दफना दिया था और उससे बदबू आ रही थी। तो इन लोगों ने कहानी बना दी कि हमने किसी की हत्या की और हम जगह छोड़कर भाग गए। तो तब से ये सब शुरू हुआ। ये अभी भी चालू है। उन्हीं कहानियों के साथ या उसके जैसी कहानियों के साथ हम आगे बढ़ गए हैं, बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन अफसोस कि वो अभी भी उसी जगह पर हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आगे बढ़ें, लेकिन वो गंदगी में बहुत गहरे धंसे हुए हैं। मैं आपको ये बताता हूं, आपको इस तरह की चीज़ों पर यकीन नहीं होगा। ब्रह्मचारियों का पहला बैच आया। मैंने सभी पुरुष ब्रह्मचारियों से कहा कि 15 दिनों के लिए आपको जाकर एक वृद्धाश्रम में सेवा करनी होगी। सभी महिला ब्रह्मचारिणियों से मैंने कहा कि उन्हें अनाथ आश्रम में जाकर सेवा करनी होगी। तो हमने कोयंबतूर में एक अनाथ आश्रम खोजा जिसे एक बुजुर्ग महिला चलाती थीं। जब मैं पहले कोयंबतूर आया था तो मैं उस अनाथ आश्रम में रुका था। बहुत बुनियादी जगह। वो वहाँ जाकर रहने लगीं। खाना बहुत खराब था। हमारी 3 ब्रह्मचारिणियाँ, मेरे ख्याल से 3 या 4 या 5, खाना बहुत खराब था और वे सभी बीमार हो गईं। उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगीं और दस्त भी। तो उनमें से 3 को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। तुरंत ही वो मीडिया लिखता है, तो ये लोग, ईशा योग केंद्र के लोग, सभी ब्रह्मचारिणियाँ अबॉर्शन करवाने के लिए एक नर्सिंग होम में आई हैं।
ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ क्या किया जाए? वो गंदगी में जीते हैं और गंदगी बेचते हैं, क्योंकि वो बिकती नहीं है। उन्हें भी एहसास हो गया है, तो 3 महीने में एक बार अगर वो मेरी फ़ोटो कवर पेज पर लगा देते हैं तो उनका कचरा थोड़ा बहुत बिक जाता है। यही उनकी आजीविका है। अपनी आजीविका कमाने का कितना गंदा तरीका। मैं चाहूँगा कि वो इसके लिए कुछ बेहतर तरीके ढूंढें। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जानबूझकर खुद को ऐसा बनाया है कि या तो आप मुझसे प्यार करेंगे या नफरत करेंगे, आप बीच में नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे बीच वाले लोग अच्छे नहीं लगते। लेकिन अफसोस कि ये लोग आपसे नफरत भी नहीं करते, वे बस आपसे अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अस्तित्व परजीवी जैसा है। तो कम से कम इस वायरस से मुझे उम्मीद थी कि वो समझेंगे, लेकिन नहीं। अब वो वायरस के बारे में विवाद पैदा कर रहे हैं कि वायरस ईशा युग केंद्र में शुरू हुआ था। देखिए, आप में से कुछ लोगों को बुरा लगा था जब मैंने वुहान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन अब हमारी मीडिया कह रही है कि वायरस ईशा युग केंद्र में शुरू हुआ था। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन ये कचरा ऐसा कह रहा है। इस बारे में 4 पन्नों 5 पन्नों के लेख लिखे गए हैं और मैं इसके कवर पेज पर हूं। मुझे नहीं पता कि इस तरह की पत्रकारिता को येलो जर्नलिज्म क्यों कहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये टट्टी जैसा है। तो मैं एक बार फिर इन पत्रिकाओं के कवर पेज पर हूं। नमस्कारम सद्गुरु। स्मोकिंग करने वालों की हेल्पलाइन पर ऐसे लोगों के काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आने लगे हैं जो सिगरेट पीने की आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अच्छे इरादों के बावजूद निकोटीन की लत के कारण इसे छोड़ना शारीरिक रूप से बहुत मुश्किल है। सद्गुरु, आपके पास संघर्ष में फंसे उन लोगों के लिए क्या सुझाव है? तो ये मेरी कही बात नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आपको इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो सिगरेट पीने वाले तेजी से मरते हैं। यही इसका इलाज होना चाहिए। मैं आपके साथ क्रूर होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो नैतिक हो और कहे कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। मैं इसे एक नैतिक मुद्दे की तरह देख भी नहीं रहा हूं जैसा कुछ लोग इसे देखते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ ऐसा करना बेवकूफ़ी है जो आपके सिस्टम के खिलाफ हो। एक और बात है, मान लीजिए कि आपको इसमें कुछ सुख मिला और आप इसे कर रहे हैं, ये ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अपने जीवन में साधारण चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे लिए ये एक बड़ी समस्या है। आप सिगरेट पी रहे हैं, ये मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं है। आप मजबूरन कुछ कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप विकास के उन फायदों को नकार रहे हैं जो इस इंसान के पास हैं कि वो सब कुछ जागरूकता के साथ कर सकता है। लेकिन आप मजबूरन कुछ करना चुन रहे हैं। आपने जिसे एक सनक के रूप में शुरू किया होगा या मज़े के लिए, अपने जीवन में एक साधारण सुख के तौर पर। आपको तंबाकू पसंद है, आपको सिगरेट पीना पसंद है। मैं उसके रास्ते में नहीं आ रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि विकास के फायदों को मत नकारिए, क्योंकि प्रकृति माँ ने लाखों साल तक काम किया है आपको जागरूकता, चेतना और बुद्धिमत्ता के स्तर तक पहुंचाने के लिए, इतना बड़ा दिमाग देने के लिए। जब लोग आज अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसे एक ऐसी कार बनाएं जो धुआं न निकाले, तो आप अभी भी धुआं निकाल रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप कभी कभी सिगरेट पीना चाहते हैं क्योंकि आपको इसमें मजा आता है। मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं उस हद तक आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाऊंगा। हालांकि इसका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन हर चीज का तुक बनना जरूरी नहीं है, चलेगा। लेकिन आप मजबूर हैं।
वो नहीं नहीं, क्योंकि ये लाखों सालों का विकास आप पर व्यर्थ जा रहा है, धुएं में उड़ा जा रहा है। सचमुच क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? छोड़ने के लिए है ही क्या? देखिए, अगर धुआं आपके कानों से निकल रहा होता तो आपको इलाज के लिए जाना चाहिए। अंदर कुछ जल रहा है, लेकिन आप इसे अंदर ले रहे हैं और आप इसे बाहर छोड़ रहे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, बस आपको अपना मन बनाना है। आप अपना मन सिर्फ तभी बना सकते हैं क्योंकि आपने उन मार्लबोरो के विज्ञापनों को देखा है, क्योंकि आपने सोचा कि आप एक असली मर्द केवल तभी हैं जब आप सिगरेट पीते हैं। मैं लिंग के प्रति पूर्वाग्रह में नहीं हूं, बेशक औरतें भी सिगरेट पी सकती हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल आदमी सिगरेट पी सकते हैं? नहीं नहीं, आप भी बेवकूफ हो सकती हैं। बेवकूफ होना केवल आदमियों का विशेषाधिकार नहीं है, यह हर किसी का अधिकार है। बात सिर्फ इतनी है कि मूर्खता कई जीवनों को चोट पहुंचाने के कई रूप ले लेती है, लेकिन मूर्खता का सबसे बुनियादी रूप वो है जब आप इस जीवन को चोट पहुंचाना चुनते हैं। हालांकि इसमें शारीरिक दर्द और कई दूसरी चीजें शामिल हैं, फिर भी आप इस जीवन को चोट पहुंचाना चुनते हैं। यह चुनाव से नहीं हो रहा है। शायद आपने शुरुआत चुनकर की थी, लेकिन कुछ समय बाद यह सिर्फ एक बड़ी सी मजबूरी है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। ये सब मत कीजिए। अगर आप जबरदस्ती इसे छोड़ते हैं तो आप कोई और पागलपन शुरू कर देंगे। एक बार ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई एक दिन बस ऑफिस से निकल रहे थे और उनके ऑफिस की सहकर्मी एक युवती ने उनसे पूछा, प्लीज क्या आप आज मुझे घर छोड़ सकते हैं? उन्होंने एक सज्जन की तरह हाँ कहा, उसके लिए दरवाजा खोला, अंदर बिठाया, सब कुछ। वो कार से जा रहे थे। जब सड़क का एक सुनसान हिस्सा आया, उन्होंने गाड़ी रोक दी और अचानक वो एक ऑक्टोपस की तरह हो गए, यानी उनके 8 हाथ पैर थे। वो उस लड़की के ऊपर चढ़ गए। लड़की ने उन्हें दूर ढकेल दिया और कहा, बेवकूफ, मैं तुम्हारी कार में ये सोचकर बैठी कि तुम एक सभ्य आदमी हो, तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, मैंने सिगरेट छोड़ दी है। तो इन चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। अगर आप समझते हैं, अगर आप ये समझना शुरू कर रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि एक बस जो बहुत ज्यादा धुआं करती है वो अच्छी नहीं है, एक कार जो धुआं करती है वो अच्छी नहीं है, लेकिन एक ऑटोमोबाइल के विकास में वे अभी भी उस जगह पर हैं जहां उन्हें अभी भी धुआं करना होगा। उनमें से सभी इलेक्ट्रिक नहीं हुए हैं। एक ऑटोमोबाइल के विकास में धुआं करना अभी भी ठीक है। हम बिना धुएं की गाड़ियों की ओर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धुआं ठीक है, क्योंकि हमारे ऑटोमोबाइल का विकास अब भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जहां ये पूरी तरह से धुआं रहित हो। लेकिन इसका विकास बहुत पहले ही धुआं रहित हो गया था। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, यही इसकी प्रकृति है। लेकिन अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लेना चाहते हैं, या ये जो भी हो। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये बेवकूफ़ी है। जब आप देख लेते हैं कि कोई चीज़ बेवकूफ़ी है, तो आपको इसे छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये चले जाएगी। अभी आपको लगता है कि ऐसा करना बहुत स्मार्ट है, खासतौर पर जब आप 14-15 साल के थे। जब आपने धुआं निकाला तो आपको लगा कि आप वास्तव में कुछ शानदार काम कर रहे हैं। तो अभी आपकी उम्र जो भी है, अगर आप समझ जाते हैं कि आप एक मूर्खतापूर्ण चीज़ कर रहे हैं, तो आपको इसे छोड़ना नहीं होगा, ये अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि आप बेवकूफ़ होना पसंद नहीं करते, मुझे पता है। 9 बजे चलिए दिए जलाएं, सिगरेट नहीं। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय
शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय